हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का फिर से फ्राइडे फिजिक्स में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 5th पार्ट। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बस इतना डिफिनेशन था। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? आई से। चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। यही था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग इसी के SI यूनिट की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था? कूलम्ब पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? एम्पियर बोल रहे थे। लास्ट क्लास में यहां तक हम लोग ने देखा। ठीक है, अभी हम लोग उससे आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो देखो, द इलेक्ट्रिक पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, द इलेक्ट्रिक पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक पाथ मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक पाथ हो, इलेक्ट्रिक का रास्ता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक पैसेज से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जनरली ये दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट क्या होता है? जिसमें कि करंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसमें कि करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट जब स्विच ही ऑफ रहेगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? जैसे कि अगर हम लोग एक रूम में हैं, उसमें एक ट्यूबलाइट है, एक फैन है और एक कुछ भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, एक बूफर है या फिर होम थिएटर है। ठीक है, तो अगर वहां पे स्विच हम लोग ऑन करेंगे ही नहीं तो बॉल ऑन होगा कैसे? स्विच फैन का जब ऑन करेंगे तो स्विच ऑन कैसे होगा? मतलब कि उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। वो क्या हो गया आपका? ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होगा? जिसमें करंट मेरा फ्लो करेगा, मतलब स्विच हम लोग ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा, फैन ऑन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। हम लोग इसको एक डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक एमीटर लगा दिया। एमीटर का काम क्या है छोटे? एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करता है। एमीटर का क्या काम है? करंट मेजर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेजिस्टेंस, एमीटर, ये क्या है? स्विच है। ठीक है, यहां से निकला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्विच ऑफ है तो मतलब इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं। ठीक है, मतलब करंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या है? सेम कंडीशन, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक एमीटर और यहाँ पे एक स्विच हम लोग लगा दे रहे हैं जो कि स्विच ऑन है। ठीक है, अब स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। फिर से, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। स्विच ऑन है मेरा। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप का होता है, पहला ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में मेरा करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लोज सर्किट में मेरा करंट एग्जिस्ट करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, ये तो हो गई बात मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सर्किट डायग्राम किसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सर्किट डायग्राम, देखेंगे किसको बोलते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। मतलब क्या? जैसे कि फैन है, बल्ब है, रजिस्टर है, ठीक है, ज्वाइंट वायर है, ठीक है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है और क्या रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। ये सब को हम लोग सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे फैन है तो हम लोग एक फैन थोड़ी बनाएंगे, एक बल्ब है तो बल्ब थोड़ी डिजाइन करेंगे, उसका एक सिंबल होता है। बैटरी है तो बैटरी का हम लोग एक पूरा बैटरी थोड़ी बनाएंगे, उसका एक सिंबल देंगे कि ये सिंबल है और सर्किट में हम लोग इसी को यूज करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
सर्किट डायग्राम, ठीक है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला बात करते हैं तो सेल का बात करते हैं, बैटरी का बात करते हैं, स्विच, ओपन क्लोज दोनों कर देंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस, और बहुत सारा है, ठीक है। ये नहीं कि बस इतना ही है, बहुत सारा है, ठीक है। सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सेल हो गया। और अगर हम लोग दो या दो से अधिक सेल को मिला देते हैं तो क्या होता है, वो बैटरी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। स्विच क्या है, ये क्या है, ये क्लोज स्विच है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, और ये ओपन स्विच है, ठीक है। इसका और भी होता है, और कैसे होता है, यहीं पे कर देता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे टच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और क्या, सॉरी, ये क्लोज हो गया, और ये हो गया आपका ओपन स्विच, ये क्लोज नहीं, ठीक है। ये क्लोज हो गया, ये क्लोज नहीं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो ये हो गया रेजिस्टेंस आपका। वेरिएबल रेजिस्टेंस का बात करते हैं हम लोग। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और एक तरीका से बताते हैं, मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं वेरिएबल, मतलब रेजिस्टेंस हम लोग अपने मन से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, एज वी डिजायर। जितना हम लोग को जरूरत होगा उतना रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ज्वाइंट वायर क्या होगा, एक वायर इधर गया और ये ऊपर से है, ये हो गया ज्वाइंट वायर। बल्ब क्या हो गया, ये हो गया बल्ब। ऐसा बहुत सारा है, ये नहीं कि हम लोग बस इतना ही रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में आसानी हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्या थोड़ा सा और देख लेते हैं, दो और देख लेते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर, इसको हम लोग कैसे करते हैं, बस ये वोल्ट मीटर। एमीटर, ये कैसे करते हैं हम लोग, एमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या आपका, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर लाने के लिए जो भी वर्क डन लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अगर बाहर है, तो मतलब क्या, ये इंफिनिटी पे है, तो इसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं। अगर कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाने के लिए जो वर्क डन लगता है उसी को हम लोग को वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर है, मीन्स द नेट वर्क इज टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है।
इट इज डिनोटेड बाई किससे, भी। ये कैसा क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान देंगे, पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो रहा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मतलब क्या V इक्वल टू, मतलब क्या V इक्वल टू W बाई क्यू हो रहा था ना, ये होगा ना। अगर हम लोग इसका ऐसा यूनिट की बात करते हैं, क्या इसका ऐसा यूनिट, तो देखो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से वोल्ट। ये ऐसा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये किसका ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क डन का जूल, चार्ज का कूलम, तो ये टोटल क्या हो गया, वोल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, V से। ये V से डिनोट करते हैं, ये कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये होता क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर लाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। बस यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी नहीं, कितना सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग देखते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, ठीक है, दो पॉइंट है सपोज करते हैं, ठीक है। दो पॉइंट है सपोज करते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना। इस पॉइंट पे भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VA, इस पॉइंट पे भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VB। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VA इक्वल टू WA बाई Q। इस पॉइंट पे भी लिख सकते हैं VB WB बाई Q। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू VB माइनस VA। हाई माइनस लो होता है हमेशा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है हमेशा, हाई माइनस लो होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे WB बाई Q बाई WA बाई Q, यही होगा ना। दोनों भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रीजन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल W बाई Q। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, एक आया था मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का असाइंमेंट हो रहा था वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी कि 1 वोल्ट को डिफाइन करें, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो रहा था, 1 जूल बाई 1 कूलम, मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज consumed to bring a 1 coulomb of charge from infinity to inside electric field, inside an electric field is called 1 volt। मतलब क्या, 1 जूल ऑफ एनर्जी लगे हम लोग को 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को लाने के लिए, कहां से, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे उसको, 1 वोल्ट। फिर से 1 जूल ऑफ एनर्जी हम लोग को लगता है कहां से, एक 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर लाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। और ये हो गया आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डेल W बाई Q। क्लियर है।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ओम्स लॉ। क्या देखेंगे हम लोग? ओम्स लॉ देखेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, V is directly proportional to I, means at constant temperature or pressure potential difference is directly proportional to electric current। मतलब अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट घटाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटता है। मींस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर में रीडिंग बढ़ाते हैं, एमीटर में भी रीडिंग बढ़ता है, अगर एमीटर में भी रीडिंग घटा रहे हैं तो वोल्ट मीटर में भी रीडिंग बढ़ेगा। ठीक है, ये किस पे होता है? ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, किस पे? कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम लोग तो कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, तो V इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आएगा IR। ये कांस्टेंट टर्म जो है ये क्या है? रेजिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, V इक्वल टू IR। ठीक है, R क्या है यहाँ पे? R यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूला के हिसाब से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आई इक्वल टू वी बाई आर होगा या नहीं होगा? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर। ठीक है, ये हो गया। आर क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि क्या है? कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टर्म जिसको क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा और हम लोग अगर R इक्वल टू बोलेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई। मतलब क्या? इसको अगर हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्या? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगर हम लोग रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसका ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, ग्रीक वर्ड में ओम बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग? ओम बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था? रेजिस्टेंस। एक नया टर्म आ गया मेरे पास। क्या? रेजिस्टेंस। RSIS होगा रेजिस्टेंस। एक नया टर्म आ गया मेरे पास। ठीक है, ये क्या है? ये क्या होता है? करंट को फ्लो होने में रेजिस्ट करता है। ठीक है, करंट को फ्लो होने में क्या करता है? रेजिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रेजिस्ट का काम करता है। ठीक है, रोकने का काम करता है। ये जनरली मेरा दो टाइप का होता है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? पहले फॉर्मूला देख। आर इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? ओम। ठीक है, दो टाइप का रेजिस्टेंस होता है। कौन सा? एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस।
वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। देखो कांस्टेंट रेजिस्टेंस को हम लोग इस स्टेप से बनाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग इस स्टेप से बनाते हैं। ये देखो, या फिर ये मैंने बताया ना रेजिस्टेंस, इसका काम क्या है, ये कांस्टेंट रहता है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग कांस्टेंट रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस इसको बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या, फिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है, कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियोस्टेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप का रेजिस्टेंस, एक फिक्स रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स मतलब ये तो खैर फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल मतलब हम लोग को जितना जरूरत है उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब ओम्स लॉ, जैसे कि हम लोग ने बोला कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। इसका प्रूफ हम लोग कैसे देंगे, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और अगर उस ग्राफ में स्लोप आ जाता है, स्ट्रेट लीनियर स्लोप आता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या, मतलब अगर स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस का देगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम लोग एक क्या सर्किट बनाते हैं, यहां पे एक एमीटर है और यहां पे एक स्विच। अब देखो इसमें हम लोग जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाएंगे, रीडिंग इसमें बढ़ते जाएगा। वोल्टमीटर में भी रीडिंग बढ़ना चाहिए और एमीटर में भी रीडिंग बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। पहला नंबर ऑफ सेल, कॉलम बना लेंगे हम लोग पहले। दूसरा रीडिंग इन एमीटर, उसके बाद रीडिंग इन वोल्टमीटर, उसके बाद पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे लाई करेगा, ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सीधी देखते हैं, अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल कुछ भी डालते हैं, मतलब कुछ है नहीं, जीरो, इसमें क्या रीडिंग आएगा, इसमें भी जीरो। जब यहाँ पे ये सेल ही नहीं है तो क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे भी जीरो और ये कौन सा पॉइंट आएगा, 0,0, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल 1 डालते हैं, अगर नंबर ऑफ सेल हम लोग क्या डालते हैं, 1 डालते हैं, तो एमीटर में क्या रीडिंग आएगा, 1 एम्पियर। इसमें क्या आएगा, 2 वोल्ट और इसमें 1,2। अगर 2 डालते हैं तो 2 एम्पियर, 4 वोल्ट और 2,4। अगर यहाँ पे 3 एम्पियर और क्या होगा, 6 वोल्ट और 3,6। अगर ये जो पॉइंट है इसको हम अगर ग्राफ में लाई करवाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं थोड़ा सा ग्राफ में, ठीक है। ये करंट का ग्राफ, ये वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 0, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है। 0,0 मतलब 0,0 ये यहाँ पे। अब देखो एमीटर में रीडिंग कितना, 1 एम्पियर, मतलब करंट की तरफ कितना, 1 बढ़ेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर में कितना, 2, मतलब कि कुछ यहां पे आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद 2,4, ये 2 जा रहा है तो ये क्या जा रहा है, 4 जा रहा है। ये 3 जा रहा है तो ये क्या जा रहा है, ये 6 जा रहा है। तो देखो एक स्लोप बन रहा है यहां पे, ठीक है, एक स्लोप बन रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये क्या देता है,
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब क्या, ये क्या देगा, रेजिस्टेंस का स्लोप देता है। ठीक है, ये किस चीज का स्लोप देता है, ये रेजिस्टेंस का स्लोप देता है। ठीक है, और ये कैसा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसा ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग बना लेंगे, अच्छे से ध्यान से समझ के बनाइएगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब क्या, ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है। जैसे जैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, और जैसे मेरा करंट भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल करंट बढ़ रहा है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ there are two types of conductor. On the basis of Ohm's law there are two types of conductor. Ohm's law के हिसाब से कंडक्टर दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला ओमिक कंडक्टर और दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर को हम लोग लीनियर कंडक्टर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग ओमिक कंडक्टर पे। ठीक है, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो देखो, ओमिक कंडक्टर क्या हो, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। और ओमिक कंडक्टर हमेशा क्या देगा, तो ओम्स लॉ को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो उसका ग्राफ क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो क्या ओमिक कंडक्टर भी एक स्ट्रेट लाइन देगा, बिल्कुल देगा। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन देगा ही नहीं देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर कंडक्टर भी बोलते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर मींस नॉन लीनियर कंडक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, इसका ओमिक कंडक्टर का, तो क्या होगा, रेजिस्टर, बायर और एमीटर। क्या होगा एग्जांपल इसका, रेजिस्टर, बायर और एमीटर। ठीक है, अगर हम लोग उसके एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायोड, और डायोड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर और एलईडी बल्ब होता है ना, ये भी क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे पड़ता है, डिपेंड करता है, इसको पहले समझ लेंगे हम लोग। जितना ज्यादा मेरा वायर का लेंथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा मेरा वायर का लेंथ बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सीरीज बल्ब देखते हैं जो दीपावली में हम लोग घर पे लगाते हैं। ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग का लाइट जितना ज्यादा ग्लो करता है, लास्ट वाला जो बल्ब होता है वो उतना कम ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि वायर का लेंथ बहुत ज्यादा है, और वायर का लेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और उसके अंदर करंट वोल्टेज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। ठीक है, और वोल्टेज वहां पे कम पहुंचता है। ठीक है, अगर बीच में सीरीज बल्ब में कहीं एक भी खराब हो जाता है तो पूरा सीरीज जो लरी होता है वो पूरा ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या, पहला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, या फिर थिकनेस ऑफ द वायर पे। ठीक है, जितना ज्यादा वायर थिक होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कम लगेगा। जितना ज्यादा वायर थिक होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जितना ज्यादा वायर थिन होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या, थिकनेस ऑफ द वायर। मीन्स अगर बोलना चाहे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है,
दूसरा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, थिकनेस या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा ये, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। और तीसरा किस पर डिपेंड करता है ये, टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर मतलब क्या, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, ये दोनों को एक आसान से तरीका से समझेंगे, थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है, सपोज करते हैं एक नॉर्मल सा रोड है, ठीक है, जो कि 2 लेन है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग समझ रहे हैं, एक नॉर्मल सा वायर है, रोड है जो कि 2 लेन है। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। ठीक है, अगर मुंबई शहर में चले जाए तो क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसी रोड को हम लोग 4 लेन कर दें, ठीक है, और उतना ही लेंथ का अगर हम लोग इस रोड को 4 लेन का कर देते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। सेम कंडीशन क्या होता है, रेजिस्टेंस में भी होता है। ठीक है, एरिया जितना ज्यादा बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कम लगेगा, एरिया जितना ज्यादा घटाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लगेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? ये 3 फैक्टर पे मेरा क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, इस 3 फैक्टर पे मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।